अब विनोद जी कह रहे हैं दिल्ली में बड़ी चलती है आपकी, विजय जी कह रहे हैं। हाँ, विजय जी की मेहरबानी से चलती है। बाकी तो कितनी चलती है आपको ही पता है। विनोद जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार इलेक्शन कमीशन पर निशाना लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगा रहे हैं पटना से, राहुल गांधी लगा रहे हैं दिल्ली से, बिहार, मुंबई से, कर्नाटक से, सब जगह से घूम घूम के। ऐसे में ये डबल अटैक जो चल रहा है, इसके पीछे मुद्दा, उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि ये मुद्दा बिहार के चुनाव में बनेगा। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष की जो बात है ना, उस पर मैं भी थोड़ा सी एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहूँगा कि 1993 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा था जिसमें दलित, पिछड़े और मुसलमान मिल गए थे और भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई थी। और जब कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट करता था तो अपर कास्ट हिंदू भी उसके साथ वोट करता था। तब मुसलमानों को लेकर के अपर कास्ट हिंदू में वो मुस्लिम विरोधी भावना नहीं थी, जो 90 के दशक से शुरू हुई और बढ़ती चली गई लगातार। और भारतीय जनता पार्टी ने रिवर्स पोलराइजेशन जो विजय जी कह रहे हैं, वो उसको एक जमीन पर उतारने का काम लगातार किया। हर चुनाव में रिवर्स पोलराइजेशन का वो बढ़ता गया, ध्रुवीकरण जो है। और उसके लिए बहुत सारे जिम्मेदार हैं, जो सामाजिक न्याय की और सेकुलर पार्टियां, उनका अपना कंडक्ट भी जिम्मेदार है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि अगर मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं तो अपर कास्ट हिंदू बीजेपी को जिताने और सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए वोट करता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ आरजेडी को और यहाँ समाजवादी पार्टी को। इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी सत्ता के नज़दीक पहुँचते पहुँचते रह गई। तो ये एक एंटी मुस्लिम फीलिंग इनको एक घर कर गई है प्रकाश हिंदू में। ओबीसी और दलित जो है, वो जैसा आशुतोष का मैं सहमत हूँ, कई बार वो अपना पैटर्न बदलता है। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बदला, तमाम सारे ओबीसी जो बीजेपी को वोट दिया था 2019 में, और दलित वो इंडिया ब्लॉक के साथ गए आए। बिहार में भी ये देखने को हुआ थी, क्योंकि अभी वो उस तरह से उसके अंदर भी एक हिंदुत्व की भावना है, लेकिन अभी उस तरह सीमेंटेड नहीं हुई है जैसे अब अपर कास्ट हिंदू में हो गई। क्योंकि जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है भारतीय समाज का, जाति का, वो भी कई बार प्रभावशाली हो जाता है, जिसकी कोशिश तेजस्वी और राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना वाला मुद्दा उठाते हैं। ओके। अब एसआईआर पर मैं आता हूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। एसआईआर जो है, संजय जी भले न मान रहे हो कि मुद्दा बनेगा, लेकिन एसआईआर का प्रभाव जरूर पड़ेगा चुनाव पे। वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, कहाँ कहाँ किसके वोट कटे हैं, किस सेक्शन का वोट कटा है, जो वोटर फिक्स है किसी गठबंधन के लिए, वहाँ गठबंधन के लिए या एनडीए के लिए, किसका ज़्यादा, इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर को मुद्दा इसलिए बना रहे हैं, चुनाव आयोग को निशाना इसलिए साध रहे हैं कि वो अपने वोटर को, खासकर जिसको अपना वोटर मानते हैं, उसको ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए, आपको डिफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है, आपका वोट छीनने की कोशिश की जा रही है, आपका वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए वो इसको एक चुनावी मुद्दे के रूप में ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जितना ज़्यादा गोलबंद हो सके उनके पक्ष में वो हो, और वो इधर उधर जो छोटी पार्टियों के चक्कर में न पड़े। खासकर जैसे प्रशांत किशोर का एक पार्टी है, वो जो है, या और मान लीजिए इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं, कभी एमआईएम वाले आ गए अगर, तो उनमें कहीं बिखराव नहीं, इसलिए वो इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। ये प्रभाव बिहार की राजनीति में एसआईआर का जरूर पड़ेगा। इसलिए एसआईआर मतलब एक चुनाव तक भी ये चलेगा मामला। और दूसरा ये है कि बिहार की राजनीति में दो वर्ग ऐसे हैं जिनका पैटर्न आपको इस बार देखना पड़ेगा, और संजय जी विशेष रूप से देखेंगे इसको। दलित और ईबीसी, दलितों पर कांग्रेस बहुत फोकस कर रही है और ईबीसी पे भी कर रही है। हम लोग भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी कार्रवाइयों को। लगातार जिस तरह राहुल गांधी वहाँ गए, और अभी जो इनके ओबीसी के चेयरमैन अनिल जयहिंद हैं, जो नए बने हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ काम करना शुरू किया है, और जो दलितों में राजेश राम जी को जो बनाया अध्यक्ष, और वो जिस समाज से आते हैं, जगजीवन राम जी उसी समाज से आते थे, मीरा कुमार उसी समाज से आती हैं, वो इस वक्त लीडरलेस समाज है। उसको पासवान तो चिराग पासवान के साथ चले गए, जो मुशहर हैं वो चले गए मांझी जी के साथ, लेकिन जो दलित रविदासी समाज है वो बीएसपी के साथ था, और बीएसपी कमजोर हो गई है, इसलिए कांग्रेस पूरा फोकस उस पर कर रही है। वो उसका पुराना ट्रेडिशनल वोटर है। ईबीसी चूंकि जो स्थिति नीतीश कुमार की और जेडीयू की लगातार कमजोर हुई है 2020 के बाद से, तो ईबीसी में भी सेंधमारी की कोशिश महागठबंधन भी कर रहा है और बीजेपी भी कर रही है। देखिए, तो दोनों कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है, वो एसेट साबित होंगे या लायबिलिटी साबित होंगे, ये चुनाव में दिलचस्प होगा देखना कि कितनी सीटें लड़ेंगे और कितना स्ट्राइक रेट उनका हो पाएगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, कौन आ गया है? अभी कुछ कहना अभी मैं कहने की स्थिति में ये है, अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता कि एसआईआर का क्या असर पड़ता है, मुद्दे कौन से आते हैं,
और उस चुनाव से पहले जो तमाम आवागमन होता है नेताओं का, इधर से उधर, उधर से इधर, क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ये जो कुछ कहना नहीं चाह रहे ना, इसमें भी बहुत कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब चुनाव फंसा हुआ है विनोद जी। हाँ, चुनाव तो फंसा हुआ है ना। हम सभी मान रहे हैं फंसा हुआ है, चुनाव फंसा हुआ है। तो अभी मैं कैसे कह दूं कि महागठबंधन आ गया या एनडीए आ गया? नहीं, देखिए, या लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे विश्लेषकों ने कहा भाई ऐसा लग रहा है कि एनडीए थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया। फिर वो कुछ सर्वे आए जिसमें तेजस्वी नंबर 1 निकले सीएम की रेस में, तो कुछ लोग बोले नहीं महागठबंधन थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। तो जो आगे पीछे हो रहा है विनोद जी, ऐसा लग रहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, और ऊपर से एसआईआर रायता इतना फैला दिया कि अब कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, फंसा हुआ है मामला। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो वोटर वोट दे रहा था बिहार में, वो मोदी जी के लिए वोट दे रहा था। और ये सही है कि नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, जो जब वो ऐसी तरह तराजू के बांट है कि जिस पलड़े में आ जाते हैं पलड़ा भारी हो जाता है। अब वो विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के लिए वोट मांगा जाएगा क्या? लीडरशिप की क्राइसिस एनडीए में ज्यादा है, क्योंकि नीतीश जी को लेकर पर सवाल है। लीडरशिप उधर महागठबंधन में भले कांग्रेस कहे कि बाद में तय करेंगे, लेकिन तेजस्वी निर्विवाद नेता हैं महागठबंधन के, लेकिन यहाँ लीडरशिप क्राइसिस जो है। अच्छा विजय जी, विनोद जी जो कह रहे हैं उससे कहीं ये डिबेट वहां तो नहीं जा रही है कि मोदी जी लोकसभा में तो वोट दिलवा देते हैं बीजेपी को, लेकिन विधानसभा में उनके नाम पर कितना वोट पड़ता है, ये हमेशा से डिबेट का विषय रहा है। ऑर्गेनाइजर में लेख भी छपा था जिसकी चर्चा हम आज तक करते हैं। असेंबली इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर वोट उस तरह से क्यों नहीं पड़ता विजय जी, जैसे लोकसभा में पड़ता है? वो उसकी वजह है कि लोकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, उनका भी एक इंप्रेशन होता है। लेकिन अभी तो बहुत सारे विधानसभा चुनाव देखे जिसमें हमने कहा कि वो मोदी जी की वजह से जीते, भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ वोटर्स के सर्वे आए, वो सब इशू है। लोकल फेस की कमी, लोकल फेस, और बीजेपी के जैसे महाराष्ट्र में तो थे, फडणवीस थे, शिंदे बिहार थे। में तो है नहीं, बिहार में तो मुश्किल है उनके लिए कि क्या होगा, तो वहां तो फेस मोदी जी पर है। दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली में कोई फेस नहीं था। नहीं, दिल्ली में तो वो केजरीवाल साहब के खिलाफ जो पूरा का पूरा वो इलेक्शन कैसे आगे बढ़ता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है ना। अब जैसे यहाँ पर बीजेपी का कोई फेस नहीं है, और नीतीश कुमार जी ने तो मोदी जी को फेस मान लिया ना। जब 20 साल बाद आपके पोस्टर्स पर मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की फोटो छप रही है, नीतीश कुमार जी के साथ मोदी की फोटो छप रही है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में मोदी को फेस मान लिया है, ये है। और एसआईआर का एक इफेक्ट मुझे जरूर लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जो और पॉलिटिकल पार्टी जो है कहेंगे भाई ये जो कट गए कि वो तो अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, उसका तो किया नहीं जा सकता, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो मुझे लगता है वो सभी लोग वोटिंग परसेंट, और अच्छी बात है वोटिंग परसेंटेज बढ़े तो वोटिंग परसेंटेज करें। और इसको थोड़ा सा आप कह दीजिए, आप कह रहे हैं कितने 62 लाख 65 लाख बता रहे हैं, 65 लाख, तो उसमें से वो 28 लाख 22 लाख उनको तो हटा दीजिए ना, जो मृत पाए गए। नहीं, वो तो उस पर भी सवाल उठा रहा विपक्ष, तो नहीं विपक्ष उठा रहा, लेकिन उनको तो छोड़ दीजिए ना, आप उनके वोट तो कहाँ आएंगे? नहीं, विपक्ष को प्रूव करना पड़ेगा ना कि उसमें इतने वोट जो है कट गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके मतलब में काट दिए गए। वो कह रहे हैं आपने जितने नाम काटे हैं आपने उनकी जानकारी तो दी नहीं, हम कैसे ढूंढेंगे उनको? अभी एक मैं लिस्ट देख रहा था, मतलब मुझे इलेक्शन कमीशन का पता नहीं, अभी डिटेल जब आएगी, कि मिथिलांचल के जो ये सीमांचल के जो 5 जिले हैं वहाँ पे 9.5 लाख वोट कटे हैं, जिसे हम मुस्लिम डोमिनेंट वाले कहते हैं ना। और जो तिरहुट है जो एनडीए का ब्लॉक है, वहाँ पे 12.5 लाख वोट कटे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कैसा है। लेकिन ये तो बारीक बात है कि 2020 में 12,768 वोटों से सरकार बदली है। मात्र 12,768 वोट्स, और यहाँ तो कम से कम 150-200 सीटें हो जाएंगी जिनका वोट डिफरेंस 26,000 से ऊपर बढ़ जाएगा। तो अब ऐसी गणित कहाँ से करें? इतनी मैथमेटिक्स मुझे कभी आई नहीं जीवन में। अब विनोद जी, राहुल गांधी का फैक्टर रहेगा क्या? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं तो आरजेडी वर्सेस जेडीयू, नीतीश वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई हमेशा से रही बिहार में, पिछले कई सालों से। 3-4 चुनाव देख लीजिए, 2-3 चुनाव कम से कम, क्योंकि लालू जी जैसे ऐसे बैकग्राउंड में गए, तेजस्वी आगे आए, नीतीश वहां जमे रहे, उन दोनों की लड़ाई रही। इस बार मोदी वर्सेस राहुल आप लड़ाई देखते हैं क्या? बिल्कुल राहुल गांधी का फैक्टर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में जो दलितों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, वो राहुल गांधी का फैक्टर था। क्योंकि कई सीटें मैं ऐसी जानता हूं यूपी की कि जहां दलितों ने ये कहते हुए वोट दिया कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम देंगे क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है। और यही फैक्टर जो है बिहार में भी रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी की शहरों में, मीडिया में, दिल्ली में चाहे जितनी आलोचना हो, और वो आलोचना निंदा और भर्त्सना तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की है, चाहे जाति जनगणना के मुद्दे से, चाहे गरीबों और किसानों और मजलूमों के मुद्दे उठा करके, वंचितों के, उन्होंने एक अपना, या हर मुद्दे पर मोदी का विरोध करके,
ये दिखाते हुए कि नहीं मैं ही हूं जो लड़ सकता नहीं, हूं वो तो खैर नेशनल लेवल पर। वो तो देखिए, हाँ वो बात भी सही है। नेशनल लेवल पर एक मैं ही हूं। हाँ मतलब वो हर मुद्दे पर जिस तरह विरोध करते हैं, आक्रामक विरोध करते हैं, तो कुल मिला के ये होता भाई राहुल गांधी के अलावा कोई विरोध कर तो सुर नहीं बन पाता। तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो एंटी मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो भी जुड़ती है जाकर के। तो राहुल गांधी फैक्टर तो रहेगा महागठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी लीडर रहेंगे, आरजेडी का वोट बैंक भी रहेगा। आरजेडी, और देखिए आरजेडी का एक सीमा है, वो एमवाई का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करना है। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगी महागठबंधन, तब तक वो क्रॉस कर सकती है कांग्रेस की मदद से और लेफ्ट की मदद से। राइट, ओके। ये अब मोदी वर्सेस महागठबंधन इलेक्शन में मुझे देख रहा हूँ, मोदी वर्सेस महागठबंधन, मतलब हाँ मोदी वो वर्सेस ठीक है, महागठबंधन, यानी एक तरफ मोदी है वर्सेस महागठबंधन नहीं देख रहा है यानी इस एक तरफ election मोदी है, एक तरफ राहुल और तेजस्वी है। हाँ। इधर आप चिराग पासवान और नीतीश को नहीं देख रहे हैं? नीतीश को तो मैं नहीं देख रहा शुरू से, बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे बीजेपी ज्यादा देख रही है। चिराग पासवान एड ऑन फैक्टर हो सकते, मतलब वो तो ऐसे तो हर कोई होगा, तो प्रशांत बड़ा जी factor। होंगे, सब लोग मांझी भी होंगे। मांझी भी होंगे, सब लोग होंगे, क्योंकि जो भी खड़ा हो रहा है उसका सबका फैक्टर होगा। लेकिन ये मोटे तौर पर इलेक्शन आज की तारीख में मुझे मोदी वर्सेस महागठबंधन दिख रहा है। ओके संजय जी, अगर कांग्रेस का फैक्टर यूपी की तरह बिहार में इतना मजबूत हो गया है जैसा विनोद जी कह रहे हैं, इस बार फिर तो सीट शेयरिंग की टॉक्स जो हैं वो मुश्किल होने वाली हैं फिर तेजस्वी यादव के लिए। कांग्रेस तो मांगेगी, हम तो सुन रहे हैं कि 60, 70, 80 तक ये मांग चली गई है, कुछ लोग तो कह रहे हैं 100 सीटें मांग रही है कांग्रेस। आपने कहा यूपी की तरह बिहार में भी अगर कांग्रेस मजबूत हो गई, आप अगर लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं तो अगर वैसी स्थिति आ गई, लेकिन वैसी स्थिति तो थी नहीं लोकसभा में बिहार में, तो सीट शेयरिंग हमेशा पार्टी कमजोर भी होती है, तब भी पार्टी अपना दावा रखती है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस तो दावा करेगी, मुझे लग रहा है कम से कम कांग्रेस उतनी सीटों का दावा जरूर करेगी जितनी सीटों पर उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। अब सवाल है कि दावों में कितना दम है, क्योंकि नॉर्मली सीट शेयरिंग होता कैसे है, जो सीटें आपने जीती है वो आपके पाले में, जो सीटें हमने जीती वो हमारे पाले में, फिर नंबर 2 देखा जाता है, आप कहां कहां नंबर 2 पर रहे, हम कहां कहां नंबर 2 पर रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस नंबर 3 और नंबर 4 पे चली गई है। तो दावा जरूर करेगी कांग्रेस की हमें 70-75 सीटें मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की अब मतलब कांग्रेस में इतनी ताकत है कि वो 75 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ पाएगी। ओके।